हेलो बैकर्स, तो कैसे आप सभी। आशीष कुमार वंस अगेन वेलकम यू टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक एंड स्टूडेंट्स। आज मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूं सिस्टम हैकिंग यूजिंग एनएफएस पे एक वीडियो। यानी हम देखने वाले हैं कि जो एनएफएस है, नेटवर्क फाइल शेयरिंग जो है, इस सर्विस की मदद से कैसे हम एक सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। उसमें एक छोटा सा लूप होल ढूंढ के पूरे सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, पूरे सिस्टम का एक्सेस ले सकते हैं। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है एनएफएस और किस तरीके से ये काम करता है, ताकि हम इसमें लूप होल्स यानी वल्नरेबिलिटीज ढूंढ सकें। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम बात करें एनएफएस की वर्किंग के बारे में, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, तो एनएफएस का फुल फॉर्म है नेटवर्क फाइल सिस्टम। नेटवर्क फाइल शेयरिंग का ये काम करता है, बट इसका फुल फॉर्म जो है वो है नेटवर्क फाइल सिस्टम। एंड इसके अंदर होता क्या है कि सर, इसमें अगर हम कमी ढूंढ ले तो हम रिमोट एक्सेस कर सकते हैं फाइल्स और फोल्डर्स को, बिकॉज इसका काम है उनको शेयर करने का। तो बेसिकली हम रिमोटली फाइल्स और फोल्डर की शेयरिंग परफॉर्म कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं, उनमें मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से टूल्स यूज लेता है आरपीसी बाइंड, पोर्ट मैपर, एनएफएस और माउंट डी। ये कुछ ऐसे 4 टूल्स हैं, कुछ ऐसी 4 सर्विसेज हैं या सॉफ्टवेयर के नाम है जो हमें नॉर्मली एनएफएस के अंदर देखने को मिलते हैं। ये चारों की चारों जो हमारे पास सर्विसेज दिख रही है, अगर हमें किसी भी पोर्ट पे इनमें से कोई भी एक नाम दिखे तो इसका मतलब वहां पे एनएफएस की सर्विस वर्क कर रही है। वहां पे हम फाइल्स और फोल्डर्स को एक्सेस करने की एक्टिविटी को ट्राई कर सकते हैं। एंड अगर हम फाइल फोल्डर्स को एक्सेस करेंगे तो हम वहां क्या क्या कर सकते हैं सर, हम उन्हें क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, रीड, राइट और एग्जीक्यूट, ये तीनों ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। देखा जाए तो हमारे पास पूरा एक्सेस हो जाएगा। यानी अगर एक सिस्टम में जितने भी फाइल्स और फोल्डर्स पड़े हैं, अगर मैं कहीं दूर बैठा बिना कोई फाइल फोल्डर शेयर करे या बिना उन्हें कुछ एप्लीकेशन भेजे, बिना उन्हें कोई मैलिशियस प्रोग्राम भेजे, उनके सिस्टम के सभी फाइल्स और फोल्डर्स को एक्सेस कर सकता हूँ, क्रिएट कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, मॉडिफाई और एग्जीक्यूट भी कर सकता हूँ। तो ये एक बड़ी वल्नरेबिलिटी है जिसकी मदद से आपका सारा डेटा लीक हो जाएगा। और हमें पता है आज के टाइम पे डेटा ही सबसे कीमती चीज है। तो यहाँ पे ये सारे ऑपरेशंस हम एनएफएस की मदद से परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ और डिटेल्स के बारे में जानते हैं, जैसे कि सर बाय डिफॉल्ट हमें 2 ही सॉफ्टवेयर देखने को मिलते हैं एनएफएस पे। वो क्या क्या है? पोर्ट मैपर एंड आरपीसी बाइंड। ये दोनों सॉफ्टवेयर हमें देखने को मिल जाएंगे जहां भी एनएफएस की सर्विस वर्क कर रही होगी। साथ ही साथ माउंट डी और एनएफएस भी देखने को मिल सकता है। अब सर यहाँ पे कौन सी पोर्ट पे वर्क करते हैं, तो अगर हम बात करें एनएफएस के वर्जन 3 और वर्जन 2 की, तो वो बाय डिफॉल्ट 111 पे वर्क करते हैं। यानी एनएफएस की ज्यादातर सर्विसेज बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 111 111 पे ही वर्क करती है, जहां पे कई बार हमें सॉफ्टवेयर में पोर्ट मैपर या आरपीसी बाइंड नाम देखने को मिल सकता है। डायरेक्ट एनएफएस देखने को नहीं मिलेगा, इस बात को याद रखना। और अगर हम बात करें एनएफएस की बाकी वर्जन्स की, तो वो 2049 यूज ले सकते हैं। जैसे एनएफएस का वर्जन 4 हो सकता है, या फिर हम इसके अंदर टीएलएस या सिक्योरिटीज ऐड करते हैं, एसएसएल या टीएलएस को यूज लेते हैं, तब यहाँ पे जो पोर्ट यूज लेता है वो है 2049। तो ये जो 2 पोर्ट्स हैं, इनके अंदर हम वल्नरेबिलिटीज ढूंढने वाले हैं, इनके जरिए हम सिस्टम के फाइल फोल्डर्स को एक्सेस करने वाले हैं। तो उम्मीद है डिटेल आपको समझ आ गई, इन्फॉर्मेशन हमारे काफी काम की है। देन हमने यहाँ पे कमांड लिखा है जिसकी मदद से हम एनएफएस की इस वल्नरेबिलिटी को, एनएफएस की सर्विस को इजीली यूज ले सकते हैं। जिसमें हमने सबसे पहले कमांड का नाम लिखा है जो कि माउंट कमांड कहें आप, टूल कहें। माउंट के बाद हमने लिखा है एड्रेस हमारे विक्टिम सिस्टम का और उसकी लोकेशन जहां से हमें फाइल फोल्डर्स को एक्सेस करना है, जो कि रूट लोकेशन मैंने दी है। फिर स्पेस देने के बाद अपने फोल्डर्स का नाम लिखा है, हमारे सिस्टम के रूट के अंदर टेस्ट नाम के पड़े हुए फोल्डर का मैंने एड्रेस दिया है। और ऐसा इसलिए दिया है ताकि इन दोनों सिस्टम्स को कनेक्ट कर सके। इसको और डिटेल में समझेंगे प्रैक्टिकल करते हुए। फिलहाल ये कमांड हमारे काम आ सकता है एनएफएस की सर्विस को एक्सप्लॉइट करने के या फिर उसको मिसयूज लेने के। इसी के साथ साथ उसमें जो कमियां मिलेगी उन्हें सिक्योर करना भी हमें समझ में आ जाएगा। ये टीसीपी और यूडीपी दोनों पे वर्क करती है। यानी जो पोर्ट 111 है स्टूडेंट्स, वो टीसीपी पे भी एक्टिव हो सकती है और यूडीपी पे भी एक्टिव रह सकती है। तो हमें दोनों की पोर्ट स्कैन करनी होती है, टीसीपी के जरिए भी और यूडीपी के जरिए भी। यानी -S कैपिटल T के जरिए और -S कैपिटल U के जरिए एनमैप से। और फाइनली इसमें कोई भी डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स बाय डिफॉल्ट नहीं रहते हैं। ऐसे क्रेडेंशियल्स वाला पैटर्न यहाँ पे नहीं फॉलो करता। ऑथेंटिकेशन इसका क्रेडेंशियल्स वाला नहीं है बाय डिफॉल्ट, है ना। ये ऑथेंटिकेशन यूज में नहीं लेता है कोई भी ऐसी टेक्निक। तो ये हमारे एनएफएस का एक इंट्रोडक्शन है, जिसने मुझे उसके बारे में काफी चीजें समझाई, जिससे हम उसमें लूपहोल्स ढूंढ सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स बताने का केवल एक ही मोटिव है, ताकि आप इसकी वर्किंग समझ जाओ। इस प्रोटोकॉल का काम समझोगे तो उसके अंदर वल्नरेबिलिटीज भी दिखेगी, लूपहोल्स भी दिखेंगे और वो रास्ते दिखेंगे जिसके जरिए हम उसे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स, एनएफएस का ये जो इंट्रोडक्शन था ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये ज्यादा जरूरी है कि हम अच्छे से समझ आए, ताकि कोई भी सिस्टम, कोई भी डिवाइस हो, हम उसमें वल्नरेबिलिटीज ढूंढ सके अगर वहां पे पोर्ट 111 या फिर पोर्ट नंबर 2049 ओपन है। तो अब देखते हैं यहाँ पे सेकंड पार्ट के हम सिस्टम हैकिंग कितने तरीकों से परफॉर्म करते हैं, जो कि हमें याद रह जाए, इसलिए मैं बार बार इस पार्ट को बता रहा हूं। तो सबसे पहले हम डिफॉल्ट पासवर्ड्स को ट्राई करेंगे। डिफॉल्ट पासवर्ड्स का मतलब है वो सारे डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स जो बाय डिफॉल्ट सिस्टम में रहते हैं। अब क्योंकि एनएफएस में वो नहीं है तो अभी हम इसे कैंसिल मान सकते हैं, हम इसको ट्राई नहीं करेंगे यहाँ पे। देन हम मिसकॉन्फ़िगरेशन ट्राई करेंगे, जो कि एनएफएस में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा भरी पड़ी है। तो यहाँ पे
मिसकॉन्फ़िगरेशन तो हमें NFS में काफी मिलने वाली है, क्योंकि उसी की मदद से हम फाइल फोल्डर्स एक्सेस करेंगे, XYZ बहुत सारी चीजें परफॉर्म करके देखेंगे। साथ ही साथ ओल्ड सॉफ्टवेयर की वल्नरेबिलिटीज हाँ हो सकती है सर, जो RPC बाइंड है, जो पोर्ट मैपर है, ये जितने भी टूल्स है, अगर इनके वर्जन्स पुराने हैं तो उनकी मदद से भी NFS कॉम्प्रोमाइज होता है, उनकी मदद से भी एक्सप्लॉइट होता है। तो ये हमारे काम की डिटेल है एंड एज यूजुअल पेलोड वाला पार्ट हम अभी नहीं, आगे चल के देखेंगे। उम्मीद है आप सब लोग इसका वेट कर रहे होंगे, लेकिन नेटवर्किंग को क्लियर करने के बाद, नेटवर्किंग को समझने के बाद इस पार्ट में आएंगे, क्योंकि ये सिस्टम हैकिंग का प्रोसेस है, इसलिए हमने इसे यहाँ पे लिखा है, लेकिन अभी करके नहीं देखेंगे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो अब हम समझते हैं मेथोडोलॉजी क्या है, क्या तरीका है सिस्टम कॉम्प्रोमाइज करने का, सिस्टम हैक करने का। बड़ा इजी सी मेथोडोलॉजी, हम इसको काफी बार पढ़ चुके हैं। सबसे पहले टारगेट सिलेक्ट करो, उसकी रेंज स्कैन करो, देखो कितनी आईपी एक्टिव है। देन उसके बाद उसमें ओपन पोस्ट जितनी भी हमें मिल सकती है वो ढूंढो। ओपन पोस्ट पे क्या क्या सर्विसेज वर्क कर रही है वो चेक कर लो। सर्विसेज के बाद कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है और कौन से सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, उनका वर्जन ग्रैब करने की कोशिश करो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम और वर्जन जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम और जो सॉफ्टवेयर है उनकी वर्जन ग्रैबिंग यानी बैनर ग्रैबिंग हमें परफॉर्म करनी है। देन डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड यानी डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स एंड मिसकॉन्फिगरेशंस हमें यहाँ पे ट्राई करनी है कि कोई ऐसी कमी है कि नहीं है, क्या कोई डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड है या फिर कोई कमियां है, मिसकॉन्फिगरेशन या सेटिंग्स जो है वो सही से सेट नहीं है, इसको हम टेस्ट करेंगे। एंड देन फाइनली वल्नरेबिलिटीज ढूंढेंगे अगर पुराने सॉफ्टवेयर के वर्जन हमें देखने को मिलते हैं उस केस में। और लास्ट स्टेप जो कि अभी हम इग्नोर कर रहे हैं वो है मिलिशियस प्रोग्राम्स के जरिए सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करना, जिसमें हम एक सिस्टम में कोई ना कोई मिलिशियस प्रोग्राम भेजेंगे, यूजर उस पर कोई एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, उसके बाद उसका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होगा। तो इस पार्ट को हम आगे चल के देखेंगे। उम्मीद है जो मेथोडोलॉजी है यानी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है एक सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करने का, वो आप सभी को अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब बढ़ते हैं हमारी काली मशीन की तरफ एंड उसके जरिए हम NFS पे ये सारी चीजें ट्राई करेंगे और देखेंगे कि हम कितने तरीके से एक सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, एक डिवाइस को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं NFS की ओपन पोर्ट या उसकी वल्नरेबिलिटीज की मदद से। सो स्टूडेंट्स, हमारी काली मशीन यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, साथ ही साथ हमारी मेटास्प्लॉइटेबल 2 की मशीन भी एक्टिव है यहाँ पे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे प्रोसेस को, जिसमें हमें सबसे पहले ये देखना है कि विक्टिम सिस्टम में कितनी जगहों पे NFS वर्क कर रहा है, यानी हमारी जो NFS सर्विस थी वो कौन कौन सी पोर्ट्स पे ओपन है, हमें ये चेक करना है। तो इसके लिए हम कमांड लिखेंगे nmap, विक्टिम सिस्टम का IP एड्रेस 192.168.248.129 एंड देन -v फॉर वर्बस, -s कैपिटल S फॉर सिन स्कैन एंड -s कैपिटल V फॉर वर्जन स्कैन, जिसका मतलब है कि हम यहाँ पे सारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो सिन पैकेज के जरिए ढूंढने की कोशिश करेंगे, उनका वर्जन ढूंढने की कोशिश करेंगे। एंड आई थिंक इतना इनफ, एक बार के लिए पोर्ट मेंशन कर देते हैं 1 से लेकर 65535, ताकि हमें पता पड़ जाए कौन सी पोर्ट पे NFS वर्क कर रहा है या NFS से रिलेटेड सर्विसेज या सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है। एंटर प्रेस करते हैं एंड वेट करते हैं इसका आउटपुट आने का। तो जो भी आउटपुट देगा उस आउटपुट के बिहाफ पे हम देखेंगे कि सर किस किस पोर्ट पे हमें क्या क्या चीजें टेस्ट लेनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे nmap का आउटपुट आने में थोड़ा टाइम लगने वाला है, और अगर आप में से कोई भी एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड बग बाउंटी हंटिंग जैसे एडवांस कोर्सेज में एनरोल होना चाहता है, यही कंटेंट और भी ज्यादा डीप, इसके और डीप कंसेप्ट्स और इसका एडवांस पार्ट सीखना चाहता है, अपने डाउट्स रिजॉल्व करना चाहते हैं जूम लाइव क्लासेस के जरिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म लिंक मिल जाएगा, जिसको फिल करके आप आज ही एनरोल कर सकते हैं अपने फेवरेट कोर्स में। इन कोर्सेज में आपको केवल सर्टिफिकेशन, क्विज, असाइनमेंट्स ही नहीं, साथ साथ और भी काफी सारे प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स, लाइव प्लेटफॉर्म्स पे टेस्टिंग करने का मौका मिलेगा विद लेटेस्ट अपडेटेड कंटेंट। सो स्टूडेंट, डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी नाउ। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे nmap का आउटपुट आ चुका। अगर हम इस आउटपुट को ध्यान से देखें तो हमें पोर्ट 111 पे एज यूजुअल RPC बाइंड नाम का सॉफ्टवेयर दिख रहा है, जो कि हमें पता है NFS यूज लेता है। RPC बाइंड, पोर्ट मैपर एंड ऐसे ही कई सारे सॉफ्टवेयर है जो NFS यूज लेता है। तो यहाँ पे हमें पोर्ट 111 तो पता पड़ गई है, इसके अलावा और स्क्रॉल डाउन करेंगे और देखते हैं यहाँ पे हमें पोर्ट 2049 पे भी NFS दिख रहा है, तो ये हमारे काम का है। और स्क्रॉल डाउन करते हैं तो माउंट डी भी दिख रहा है, और आपको याद होगा जब हम इसका थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ रहे थे तो वहां हमने देखा था कि माउंट डी जो है वो NFS से जुड़ी हुई सर्विस है, NFS से जुड़ा हुआ सॉफ्टवेयर है। उसके बाद यहाँ पे nlog mdr जो है ये भी NFS से जुड़ी हुई सर्विस है, तो ये पोर्ट भी हमारे काम आ सकती है। तो देखा जाए तो हमें यहाँ पे 3-4 पोर्ट्स मिल चुकी है जिसपे NFS वर्क कर रहा है और जो हमारे लिए यूजफुल हो सकती है, तो क्यों ना इन्हें यूज देके देखा जाए। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, nmap का सेम स्कैन होगा बट यहाँ पे पोस्ट चेंज हो जाएगी, और अब हम यहाँ पे डिटेल में इंफॉर्मेशन गैदरिंग करेंगे, देखेंगे क्या मिसकॉन्फ़िगरेशन या डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स, ऐसी कोई भी कमियां NFS के अंदर है कि नहीं है। डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स का इशू नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे क्रेडेंशियल्स नहीं होते NFS में, बाय डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन टेक्निक्स नहीं है। तो यहाँ पे हमें मिलने वाली है कुछ मिसकॉन्फ़िगरेशंस, देखते हैं क्या क्या मिसकॉन्फ़िगरेशंस मिलती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो पोर्ट मेंशन कर देते हैं, जैसे पोर्ट 111, जो हमारी नेक्स्ट पोर्ट थी वो थी 59954 एंड उसके ऊपर हमारे पास थी 34144 एंड उससे ऊपर और देखे तो एक और पोर्ट थी जहाँ पे NFS यूज हो रहा था, वो है पोर्ट नंबर 2049। तो हमने यहाँ पे 2049, तो हमने यहाँ पे चारों पोस्ट मेंशन कर दिए जहां पे हमें लगता है कि NFS की सर्विस वर्क कर रही है। अभी हमें कंफर्म करेगी हमारी स्क्रिप्ट, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं -स्क्रिप्ट एंड इक्वल्स टू में NFS एस्ट्रिक, जिसका मतलब है
कि वो सारी स्क्रिप्ट टेस्ट करेगा जिसके स्टार्टिंग में एनएफएस लिखा हुआ आ रहा है। तो इससे हमें एक अच्छा आउटपुट मिल जाएगा, हमें मिसकॉन्फ़िगरेशंस का पता लग जाएगा। एंटर प्रेस करते हैं एंड देखते हैं अब हमारा एनमैप कैसा आउटपुट लेके आता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा एनमैप का आउटपुट आ चुका है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या खास हमें देखने को मिला है। ग्रेट, काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पोर्ट 111 पे हमें पता है एनएफएस वर्क कर रहा था, तो उस रिलेटेड स्टेटस ओपन और सॉफ्टवेयर का नाम आरपीसी बाइंड दिखा रहा है। अब यहाँ पे एनएफएस STAFS यानी स्टेटस ऑफ फाइल सिस्टम नाम की स्क्रिप्ट टेस्ट हुई, जिसमें मुझे फाइल सिस्टम की कुछ डिटेल्स दिखाई है कि ओवरऑल फाइल सिस्टम आपके पास कितनी साइज का है, उसमें आप कितना यूज ले रहे हो, कितना यूटिलाइज हो रहा है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आरपीसी इन्फो नाम की एक स्क्रिप्ट टेस्ट हुई है, जिसने मुझे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि सर सारी पोर्ट्स जो एनएफएस यूज लेता है और उनके प्रोटोकॉल्स कौन से प्रोटोकॉल पे वर्क करिए। फॉर एग्जांपल टीसीपी की 111 पे एनएफएस वर्क कर रहा है, यूडीपी की भी 111 पे वर्क कर रहा है, 2049 पे वर्क कर रहा है, 34144 पे वर्क कर रहा है, और साथ साथ 44080 जिसको हमने टेस्ट नहीं लिया, आई थिंक इसको हमने नहीं ऐड करा था, लेकिन ये यूडीपी की पोर्ट है, ठीक है। 59954 पे वर्क कर रहा है, और ऐसे ही कुछ और दो पोर्ट्स भी हमें पता पड़ गई जहां पे एनएफएस वर्क कर रहा है। तो ये आरपीसी बाइंड ने हमें और डिटेल में इन्फॉर्मेशन दे दी, प्रोटोकॉल्स के साथ साथ ये भी बता दिया कि कौन सी पोर्ट पे एनएफएस का काम चल रहा है, तो मैं उनको भी टेस्ट ले सकता हूँ। और ये मैं आप लोगों के लिए टास्क छोड़ता हूँ कि आप लोगों को ये काम करना है कि जितनी भी एक्स्ट्रा पोर्ट्स हमें दिख रही है, जिसको अभी मैं टेस्ट नहीं लिया, जिसको मैंने अभी स्क्रिप्ट अप्लाई नहीं करी है, आपको इन सभी पोर्ट्स पे स्क्रिप्ट अप्लाई करनी है और मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको कितनी अच्छी डिटेल इससे मिली। स्क्रॉल डाउन करते हैं। एनएफएस शो माउंट नाम का एक स्क्रिप्ट टेस्ट हुआ है, जिसने मुझे असल में ये बताया है कि सर आपकी रूट लोकेशन के अंदर जो विक्टिम सिस्टम है उसकी रूट लोकेशन के अंदर एस्ट्रिक लगा हुआ है, इसका मतलब सभी फाइल्स शेयरेबल है, सभी फाइल्स एक्सेस करी जा सकती है। हमें पता है एनएफएस का काम जो है, नेटवर्क फाइल सर्वर का जो काम है वो है फाइल शेयरिंग का, ताकि कोई भी फाइल दूसरे सिस्टम से एक्सेस करी जा सके, रिमोटली एक्सेस करी जा सके। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि विक्टिम सिस्टम की रूट लोकेशन से जितनी भी फाइल्स है वो सब शेयरेबल है, उन सबको एक्सेस करा जा सकता है। और इसका कंफर्मेशन हमें नेक्स्ट स्क्रिप्ट ने दिया है, NFS-LS नाम की स्क्रिप्ट, जिसका मतलब है लिस्ट ऑल फाइल्स एंड फोल्डर्स। LS यही काम करता था। तो NFS के साथ जब हमने LS को रन करा, यानी विक्टिम सिस्टम में जब LS को रन करा, तो उसने विक्टिम सिस्टम की सभी फाइल्स के नाम, उसकी लास्ट मॉडिफिकेशन डेट, उसकी साइज क्या है, डेट एंड टाइम, उसकी साइज क्या है, और साथ ही साथ उसकी परमिशंस क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पे हमें शो कर दी, जो कि हमारे लिए काफी काम की इंफॉर्मेशन हो सकती है। बिकॉज अगर मैं एक विक्टिम सिस्टम में बिना कोई सॉफ्टवेयर मिलिशियस प्रोग्राम भेजे उसके फाइल्स और फोल्डर्स देख सकता हूं और शायद उन्हें एक्सेस भी कर सकता हूं, तब तो ये एक बड़ी मिसकॉन्फ़िगरेशन है, जिसकी वजह से सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। तो फिलहाल ये मिसकॉन्फ़िगरेशन मुझे कंफर्म कर रही है, ये फाइल्स और फोल्डर्स जो हमें दिख रहे हैं ये मुझे कंफर्म कर रहे हैं कि यहाँ पे मिसकॉन्फ़िगरेशन है, कमी है, वल्नरेबिलिटी है। अब इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं समझते हैं। फिलहाल और स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप देखेंगे पोर्ट 2049 पे कोई स्क्रिप्ट टेस्ट नहीं हुई है, लेकिन 34144 पे टेस्ट हुई है। उसने मुझे बोला है कि यहाँ पे भी रूट लोकेशन पे सारी फाइल शेयरेबल है। 59954 पे भी टेस्ट हुई है और इसने भी मुझे यही कुछ फाइल सिस्टम की डिटेल्स, विक्टिम सिस्टम की फाइल फोल्डर्स दिखाई है। यानी हमें 3 वल्नरेबल पोस्ट तो यहाँ पे मिल ही गई है। और अभी भी 2-3 पोस्ट ऐसी है जिसको हमने टेस्ट ही नहीं करा है, जिसको आप लोग टेस्ट करके मुझे बताएंगे कि आपको कैसा आउटपुट मिला। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक यहाँ पे काफी अच्छा आउटपुट आ रहा है। अब हम एक काम करते हैं कि सर ये जो आउटपुट हमें मिला है इसकी मदद से देखते हैं कैसे एक सिस्टम को, इसकी मिसकॉन्फ़िगरेशन को यूज लेके सिस्टम की फाइल फोल्डर्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और क्या क्या करके देखते हैं। सबसे पहले मैं डिस्प्ले क्लियर कर देता हूं ताकि आप सबको क्लियर विजिबल हो सारी चीजें। अब यहाँ पे हमें करना यह है कि सर हमारे पास डिटेल आ चुकी है, पोस्ट नंबर आ चुकी है, फाइल फोल्डर्स दिखा रहा है, सब कुछ शो कर रहा है। सो सुनिए, जब हम थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ रहे थे तो तब वहां पे मैंने आपको एक कमांड बताया था जो कि था अमाउंट, विक्टिम सिस्टम का IP एड्रेस एंड उसकी लोकेशन, और उसके बाद लिखा था रूट स्पेस हमारी एक लोकेशन टेस्ट नाम का फोल्डर है, TES TTT कर देता हूं मैं फिलहाल, बिकॉज TT नाम का या T नाम का ऑलरेडी मेरे पास एक फोल्डर होगा। यहाँ पे मैंने क्या करा है, ये कमांड मैंने आपको थ्योरेटिकल पार्ट में भी बताया था। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये कमांड हमारे लिए क्यों यूजफुल है या फिर क्या काम करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले वर्ड के बारे में, जो कि है माउंट। असल में माउंट कमांड या माउंट टूल है क्या? तो असल में माउंट कमांड है क्या, ये किस तरीके से वर्क करता है, इसको समझने के लिए एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। हम सभी ने काफी पहले एंड्रॉइड में कुछ प्रॉब्लम्स फेस करी है। लाइक एंड्रॉइड जब स्टार्ट हुआ था उसके स्टार्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आते थे लाइक जेली बीन, आइसक्रीम सैंडविच और ये सब, जो उसके 4 और 3 के वर्जन थे। तो उस वक्त क्या होता था वहां पे कि हमारे पास जो मोबाइल में इंटरनल स्टोरेज होती थी, जो रैम होती थी, वो बहुत कम होती थी। लाइक 500 MB के आसपास हमें रैम मिलती थी, जिसमें हम कोई भी सॉफ्टवेयर ज्यादा इंस्टॉल नहीं कर पाते थे। 1-2 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते थे, सिस्टम मिसबिहेव करता था, हैंग होता था। तो वहां पे क्योंकि वो रिसोर्सेज फुल हो जाते थे, इस वजह से ऐसा होता था। और इससे बचने के लिए हम क्या करते थे सर, हम जैसे ही एक SD कार्ड, एक मेमोरी कार्ड प्लग करते थे हमारे एंड्रॉइड डिवाइस में, तो हमें नॉर्मली 2 ऑप्शन शो करता था। उन ऑप्शंस में हमें शो करता था कि माउंट दिस डिवाइस, या फिर लिखा आता था यूज एज इंटरनल स्टोरेज। ऐसे ऑप्शंस आप लोगों ने देखे होंगे अगर आपने उस टाइम के एंड्रॉइड डिवाइसेस यूज लिए हैं तो उस वक्त क्या होता था, उसमें हम करते क्या थे सर, जैसे हम माउंट दिस डिवाइस या फिर यूज एज इंटरनल स्टोरेज दोनों में से किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करते थे, हमारा SD कार्ड और हमारी इंटरनल स्टोरेज जो थी वो दोनों कनेक्ट हो जाती थी, दोनों के बीच में कनेक्शन क्रिएट हो जाता था, जिसके बाद
मैं जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता था या मैं जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करता था वो सारा डेटा मेरे एसडी कार्ड में जाके सेव होता था एंड मेरी इंटरनल स्टोरेज बची रह जाती थी, मेरी रैम की मेमोरी भी बची रह जाती थी। तो इसकी मदद से हम बहुत इजीली एंड्रॉइड को लंबे समय तक यूज ले पाते थे। तो ये हो क्या रहा है, माउंट असल में क्या करता है? सर माउंट का काम है दो स्टोरेज डिवाइसेस को कनेक्ट करना। एक स्टोरेज डिवाइस की फाइल सिस्टम को किसी दूसरे फाइल सिस्टम से कनेक्ट करना ताकि वो आपस में मॉडिफिकेशन, मैनिपुलेशन, कुछ भी कनेक्शन बना सके, डेटा शेयरिंग कर सके। ये माउंट का मेन काम है। अब हमने यहाँ क्या करा, हमने बोला हमें दो डिवाइसेस को कनेक्ट करना है। पहले डिवाइस में मैंने विक्टिम सिस्टम का आईपी एड्रेस और उसकी रूट लोकेशन बता दी, क्योंकि हमें पता है रूट के बाद की सारी फाइल शेयरेबल है, तो हमें डिफाइन नहीं करा उसके आगे, हमने बस रूट लोकेशन डाल दी। एंड यहाँ पे स्पेस देके हमने बोला कि इसको कनेक्ट किससे करना है। तो मैंने यहाँ पे मेरे सिस्टम के रूट फोल्डर के अंदर पड़े हुए टैश फोल्डर की लोकेशन दे दी। हालांकि अभी हमारे पास टैश नाम का कोई फोल्डर नहीं है, तो पहले हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, फिर हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ, इसको जूम कर लेते हैं एंड फिलहाल pwd लिख के मेरी करंट लोकेशन बता देता हूँ। मेरी करंट लोकेशन बाय डिफॉल्ट रूट है, लेकिन अगर आप लोगों की लोकेशन दूसरी है तो क्या करेंगे, cd/root और आप इस सेम लोकेशन पे आ जाएंगे। देन मैं अगर ls लिखूं तो यहाँ पे काफी सारे फाइल फोल्डर है, लेकिन आप देखोगे यहाँ पे TES नाम का कोई भी, डबल या ट्रिपल टी नाम का कोई भी फोल्डर नहीं है। हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं किस नाम की फाइल क्रिएट कर देते, ट्रिपल टी नाम की फाइल क्रिएट कर देते। तो मैं यहाँ पे फाइल क्रिएट कर दूंगा फोल्डर क्रिएट कर दूंगा mkdir TES तो यहाँ पे इस नाम का मैं एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, किसी भी नाम का फोल्डर क्रिएट करते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। एंटर प्रेस करो और ls टाइप करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस नाम का फोल्डर हमारा क्रिएट हो चुका है। और इस फोल्डर के अंदर क्या कोई कंटेंट है, तो ls स्पेस TES लिख के एंटर प्रेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं पड़ा, ये पूरा फोल्डर खाली है। अब हम क्या करेंगे, सर हम चाहेंगे कि इस कमांड के जरिए विक्टिम सिस्टम का वो फाइल सिस्टम जो है, जो फाइल फोल्डर्स दिखा रहा था, वो मेरे स्टोरेज डिवाइस से या इस फोल्डर से कनेक्ट हो जाए, ताकि मैं यहां से उनको मैनिपुलेट कर पाऊं, एक्सेस कर पाऊं या जो भी चाहता हूं वो ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाऊं। अब मैं एंटर प्रेस करूंगा और उसके बाद हमारा माउंट कमांड अपना वर्क करेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे से अपना टास्क परफॉर्म कर दिया है, लेकिन हमें नहीं पता ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पे ls लिखेंगे और यहाँ पे TES नाम का फोल्डर हमारे सामने विजिबल है, जो अभी भी हमने क्रिएट करा है, जो नॉर्मली खाली था, बट हमारे इस कमांड रन करने के बाद विक्टिम सिस्टम के सभी फाइल फोल्डर्स यहाँ आ जाने चाहिए। तो हम चलते हैं इस फोल्डर में, एंटर प्रेस करा, ls टाइप करता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे विक्टिम सिस्टम के सभी फाइल्स और फोल्डर्स विजिबल है। और मैं इतना ही नहीं, ये मूव नहीं हुए हैं, ये कनेक्ट हुए हैं, ये वहीं पे अभी भी, बट मैं उन्हें यहाँ से एक्सेस कर पा रहा हूँ। ये एक रिमोट कनेक्शन है जिसकी मदद से मैं इन फाइल में मॉडिफिकेशंस भी कर सकता हूँ और काफी सारी चीजें परफॉर्म कर सकता हूँ, जैसे हमने थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़ा था। तो इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं होम फोल्डर में, बिकॉज हमें पता है सभी गेस्ट यूजर्स होम डायरेक्टरी में होते हैं। फिर हम चलेंगे MSF एडमिन नाम के यूजर में, ls टाइप करो, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 3 फाइल्स अवेलेबल है। यही चीज कंफर्म करने के लिए हम चलते हैं हमारी मेटास्प्लॉइटेबल मशीन में, इसको लॉग इन कर लेते हैं। MSF एडमिन यूजर नेम है और MSF एडमिन पासवर्ड है, एक बार रीटाइप करना पड़ेगा आई थिंक हमें। ओके, अब मैं यहाँ पे ls लिख के एंटर प्रेस करूँ तो आप देख सकते हैं मेरी करंट लोकेशन पे राहुल TESTT.txt और TEST.txt नाम की फाइल्स है। तो राहुल नाम का तो फोल्डर है और ये दो फाइल्स है, और यही सेम चीज मुझे मेरा काली लिनक्स भी शो कर रहा है। अब अगर हम यहाँ से कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें, तो जैसे किसी फाइल को डिलीट करना चाहें, तो मैंने यहाँ पे लिखा rm, बिकॉज हमें पता है rm की मदद से किसी भी फाइल को रिमूव कर सकते हैं। और यहाँ पे TESTT.txt जो है उसको मैंने सिलेक्ट कर दिया और एंटर प्रेस करा, ls टाइप करा, तो यहाँ से वो फाइल हट चुकी है। लेकिन क्या मेटास्प्लॉइटेबल मशीन से भी हट चुकी है? तो ls लिख के देखते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ से भी वो फाइल डिलीट हो चुकी है। इसका मतलब हमारे पास इसका एक्टिव एक्सेस है, एक्टिव रिमोट एक्सेस है, जिसकी मदद से मैं यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता हूँ। मैं नई फाइल क्रिएट कर सकता हूँ, फाइल्स का कंटेंट चेंज कर सकता हूँ, जिसकी वजह से हम इसको अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं और बड़ा एक्सप्लॉइट भी बना सकते हैं, प्रिविलेज एस्केलेशन जैसी चीजें भी कर सकते हैं। सो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये पार्ट आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब इसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी पोर्ट्स हैं जो कि हमें RPC इन्फो ने दिखाई थी। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग उसे टेस्ट करें और मुझे बताएं आप लोगों को क्या क्या आउटपुट मिला और किस लेवल की डिटेल्स मिली। सो आई होप स्टूडेंट्स आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, आपको चीजें समझ आ गई होगी कि कैसे NFS वर्क करता है, क्या उसका काम है और किस तरीके से उसकी लूपहोल्स की मदद से हम सिस्टम में क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे फाइल फोल्डर्स एक्सेस कर सकते हैं, और उसको भी हम अगले लेवल पे यूज कर सकते हैं। जब हम सारे फाइल कंटेंट को एक्सेस कर ही पा रहे हैं तो हम प्रिविलेज एस्केलेशन और बहुत सारी चीजें यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।